हेलो गाइस, हाय आई एम सुचित शर्मा और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि क्लास 9th का होगा। इससे पहले मैंने क्लास 8th के सारे फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर्स कवर कर दिए हैं दूसरी प्लेलिस्ट में। अब ये नई प्लेलिस्ट बनाते हैं हम और ये प्लेलिस्ट सिर्फ एक चैप्टर की होगी जो कि है मोशन। मैंने इसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट इसलिए बनाई क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस तो फिक्स्ड हैं कि कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही आपके पेपर में। उसके अलावा ये जो चैप्टर है ये आपका पूरा फाउंडेशन है, पूरा बेस बनाएगा। जो भी आप आगे फिजिक्स पढ़ोगे उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारे न्यूमेरिकल्स समझा पाऊँ सारे टॉपिक्स के। पर ये समझने के लिए पूरा चैप्टर आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखनी होगी, तो इसे लास्ट तक देख लेना। ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं बनाऊंगी मैं। और इसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर करूंगी इस प्लेलिस्ट में, तो वो होगा बहुत बेसिक से शुरू करेंगे हम। पहला होगा उसमें फिजिकल क्वांटिटीज और उसके यूनिट्स के बारे में। उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, मोशन एंड रेस्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन, distance and displacement, average speed and average velocity, acceleration, and then some graph, that is distance time graph and velocity time graph. Then we have to learn about equation of motion and their derivation as well with graphical method, and uniform and non-uniform motion, and then a separate video for all the formulas. उन्हें याद करने के कुछ शॉर्टकट्स सारे एक वीडियो में डाल दूंगी मैं। तो चलो शुरू करते हैं। सो इन लेक्चर 1 हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, देन सिस्टम ऑफ यूनिट्स और फिर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर पा रहे हैं उन सारे को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि आपने किसी चीज पे धक्का लगाया तो वहां जो फोर्स दे रहे हैं उसे हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी हुआ। या रूम में किसी भी कमरे का, रूम का एरिया कितना है वो आप उसके लेंथ और विड्थ, उसके डायमेंशन से माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, तो वो आपका फिजिकल क्वांटिटी हुआ। तो ये सब तो ठीक है, पर सबसे पहले ये बताओ फिजिक्स क्या होता है? जो चैप्टर हम पढ़ते हैं फिजिक्स, वो है क्या? सो फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है ना जिसमें हम नेचर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन सारे लॉज के बारे में पढ़ते हैं। नेचर में जितने भी फेनोमेनाज हो रहे हैं, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, उन सब का क्या रीजन है, किस लॉ के अंडर ये सब हो रहा है, उसके बारे में डील करते हैं फिजिक्स में। ओके, सो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द लॉज ऑफ नेचर। ओके, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको यूज करके हम इन सारे जो लॉज हैं फिजिक्स के उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। अब है यूनिट। यूनिट क्या है? तो हमने क्या किया कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी को डिसाइड कर लिया, ठीक है। एक फिक्स्ड, एक निश्चित डेफिनेट क्वांटिटी को हमने स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया है, जिसके बेसिस पे हम दूसरे यूनिट या फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। जैसे टाइम के लिए हमने क्या किया, एक यूनिट बना दिया सेकंड। हमने एक ड्यूरेशन ऐसे निश्चित किया कि हाँ इतनी देरी हुई, मतलब ये 1 सेकंड, इसको हमने बता दिया कि ये 1 सेकंड के बराबर है, तो वो टाइम का यूनिट उससे सेट कर दिया हमने। या फिर लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं हम, है ना, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ इतनी दूरी को हम 1 मीटर कहेंगे। या एक सर्टेन वेट को हमने 1 kg बता दिया, तो ये हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स दे दिए हैं सबको, ठीक है, सारी फिजिकल क्वांटिटीज को। और अब उनको यूज करके हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं। तो इसमें ये देखा है हमने कि मान लो हमारे पास लेंथ का है, ठीक, लेंथ की यूनिट है हमारे पास मीटर और टाइम की यूनिट है सेकेंड, पर वेलोसिटी हमारी जो होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है ना। तो यहाँ पे हमने 2 ऐसे यूनिट को मिला के एक तीसरा यूनिट बना दिया वेलोसिटी का। तो इस बेसिस पे हमने फिजिकल क्वांटिटी को फिर से क्लासिफाई किया है कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होंगे भाई।
तो ऐसे दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता जिनका मेजरमेंट, ठीक, जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है और हैं, ठीक, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं ये टोटल 7 हैं, ठीक, इनको आप मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करें तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं अपने मेजरमेंट के लिए। अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करना है तो वहाँ आप दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ यूज़ करेंगे, जैसे कि एरिया है, ठीक, हमने लेंथ जब निकाला था फंडामेंटल क्वांटिटी में तो लेंथ किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही है, हमें पता है कि हाँ 1 मीटर 2 मीटर जो भी है यूनिट हमें पता है, हम उससे निकाल सकते हैं टोटल लेंथ। पर अगर वहीं हमें एरिया निकालना है, ठीक, किसी रूम का एरिया निकालना है तो वहाँ हमें डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेंथ चाहिए हमें, विड्थ चाहिए उस रूम की पूरी, तब तो एरिया निकालेंगे। तो वहाँ क्या हो रहा है कि आप एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो लेंथ है उसको यूज़ करके एरिया निकाल रहे हैं। या फिर डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है मास और दूसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ठीक, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो आपने इन दो क्वांटिटी को यूज किया और एक तीसरा क्वांटिटी निकाला डेंसिटी का। ये जो है ये आपका टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये सारे, और इनके नाम और साथ में इनके एसआई यूनिट दिए हुए हैं और सिंबल। एसआई यूनिट वो यूनिट होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में सेम होते हैं, ठीक। अब जैसे अगर ऐसा नहीं होता तो पता चलता कि हमने यहाँ पे लेंथ का कुछ और निकाला हुआ है यूनिट और आप वही अमेरिका चले जाओ तो कोई और यूनिट है, तो ऐसे कितनी दिक्कत होगी मेजरमेंट में। तो एक सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट हमने निकाला है जो पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक जैसी ही होती है, हम उसे ही फॉलो करते हैं। तो उसके बाद आना है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स पे, वही जो मैंने अभी बताया कि एसआई यूनिट के बारे में, यहाँ और दूसरी कंट्रीज में भी सेम होनी चाहिए एक यूनिट, तभी ये मेजरमेंट वाला काम इजी हो पाएगा। तो इसके अलावा हम कौन कौन सी यूनिट्स यूज करते थे, वो है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आप जो लेंथ है उसको फुट में नापोगे और वेट जो है मास उसे पाउंड में और टाइम को सेकंड में। वहीं दूसरा जो सिस्टम है वो सीजीएस सिस्टम है, इसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में रखते हैं, मास को ग्राम में रखते हैं और टाइम को सेकंड में रखते हैं। और तीसरा है एमकेएस, जिसमें लेंथ को मीटर में रखते हैं और मास को किलोग्राम में रखते हैं और टाइम को सेकंड में रखते हैं। और जो चौथा है वो हमारा सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट है, जिसे हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम सब सेम यूज करते हैं और इसी को फॉलो करते हैं, ओके। ये हुए हमारे यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स के सिस्टम हुए। अब हमें एक और चीज इसमें जाननी है कि फिजिकल क्वांटिटीज को एक तो हमने क्लासिफाई किया था फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज में, एक दूसरा जो क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटी का वो है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी का। तो फिजिक्स में हम इन दो क्वांटिटीज की बात करते हैं। पहला है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटीज होते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे जब आप बात कर रहे हो कि 2 किलो चीनी ला दो, 2 किलो चीनी के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक, हमें 2 केजी चाहिए, ये हमारा सिर्फ अमाउंट है। और यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ उसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है ना वहाँ पे। वहीं वेक्टर क्वांटिटी जो है वो सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि फोर्स, मैंने 4 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो 4 न्यूटन फोर्स लगाया, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, पर किस डायरेक्शन में लगाया, पुश किया या पुल किया, ये आपका डायरेक्शन बता रहा है। तो ये जो हुए ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ है। फिर है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में अभी हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे।
या फिर आपको पहले से पता हो तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दो चीजें होती हैं। तो एक्सेलरेशन में आपकी स्पीड इंक्रीज होते जाती है, रिटार्डेशन में डिक्रीज होते जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन में पॉजिटिव डायरेक्शन में, हमारे मोशन के डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन जब लगता है तो इंक्रीज होती है स्पीड, और ये अगर नेगेटिव में लग जाए तो हमारा स्पीड जो है वो रिटार्ड हो जाता है, घट जाता है। ठीक, तो हम इन दो क्वांटिटीज की को डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। ठीक, जो मेन चैप्टर है अब हमारा शुरू होने वाला है। तो सारे वीडियोस देखना इस प्लेलिस्ट के, मैं बहुत अच्छे से इसमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगी कैसे होते हैं, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी के भी कुछ न्यूमेरिकल्स लगा दूंगी उसमें। ओके, सो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और जो भी डाउट्स हो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में डालो, वो चाहे न्यूमेरिकल्स हो या कुछ और हो, या फिर मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने कुछ नोट्स डाले हुए हैं, लिंक्स डाली हैं, और आप वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। ओके, नाउ इन लेक्चर 3 वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए आप एक पॉइंट ए पे हैं। ठीक, अब आप मूव कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से घूमना शुरू किया, घूमते 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 बी पे गए। तो ये जो पूरा लेंथ जो आपने कवर किया, पूरी दूरी तय की, इसे हम डिस्टेंस कहेंगे। वहीं ये आपका क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट हुआ जहां से आपने शुरू किया, और ये पॉइंट बी जो है वो फाइनल पॉइंट हुआ जहां पे रुक गए। तो ये जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है दो पॉइंट के बीच में, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इनके बीच में जो सबसे छोटी दूरी है, जो स्ट्रेट लाइन है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। लाइक द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लाइक डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये आपकी दूरी भी बताएगा, ये डिस्प्लेसमेंट जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितनी दूरी है, और ये डायरेक्शन भी देगा कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ठीक, डिस्टेंस नहीं बताएगा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट के बाद डायरेक्शन है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कोई डायरेक्शन ना हो, वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ हमारा डिस्टेंस जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक सिचुएशन आती है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाए। ये तब होता है जब आपका रास्ता बिल्कुल सीधा हो, आप एक पॉइंट से शुरू कर रहे हो, सीधे एकदम स्ट्रेट जा रहे हो, दूसरे पॉइंट पे रुक रहे हो। ठीक है, आपका अगर पाथ ऐसा कुछ हो गया, लेट मी शो यू। आपका पाथ, मान लीजिए आपने पॉइंट ए से शुरू किया। ठीक, अब यहाँ से आप एकदम सीधे गए और पॉइंट बी पे रुके। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपने ए से बी की दूरी तय की, यही आपका डिस्टेंस है, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे छोटा ये लेंथ है, इससे छोटा लेंथ नहीं कर सकते आप दो पॉइंट के बीच में। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो जब आप स्ट्रेट पाथ पे चलोगे, बिल्कुल सीधे पाथ पे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाते हैं। एक और पॉइंट इसमें है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। लाइक आप सुबह निकलते हैं, आप पूरा शहर घूम के आते हैं शाम को, तो आप उतनी दूरी तय करते हुए आए, ठीक, पूरा शहर घूमते हुए, तो वो आपका डिस्टेंस हुआ। पर आपने जहां से शुरू किया था, जो आपका इनिशियल पॉइंट था आपका घर, आप फाइनली वहीं पे आ गए, तो आपका फाइनल पॉइंट भी हो गया आपका घर। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो लेंथ है, जो दूरी है, वो क्या हो गई, जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही है। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो।
तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है पर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट तब जीरो होगा जब हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए। ओके, इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक, और आपको स्कूल जाना है, पर ये जो रास्ता है स्कूल जाने का ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा है, ठीक। आप ऐसे 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 करते हुए गए, तो ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी तय की, ठीक, ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ जो है वो क्या हुआ, आपका डिस्टेंस हुआ। पर ये क्या हुआ, ये आपका घर जो है ये आपका इनिशियल पॉइंट है, और ये जो स्कूल है ये फाइनल पॉइंट हुआ। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये जो दूरी है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो ऐसे आते हैं, दैट अ मैन मूव्स 40 किलोमीटर ईस्ट एंड 30 किलोमीटर नॉर्थ, देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि एक आदमी है जो 40 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है, पूरब में जा रहा है, पूरब की दिशा में, एंड देन 30 किलोमीटर नॉर्थ, उत्तर में जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में 30 किलोमीटर जा रहा है। तो अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम एक ओरिजिन सेट करते हैं, ठीक है, हम एक ओरिजिन सेट करेंगे। ये अब मैंने ये क्यों किया, यहाँ हमने इसलिए कर दिया क्योंकि ये डायरेक्शन की बात हो रही है ना, तो इजी पड़ता है ऐसे डायरेक्शन फाइंड करना कि फाइनली वो किधर गया, ठीक। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखने के लिए ये सबसे इजी तरीका है। तो यहाँ से आदमी क्वेश्चन के हिसाब से 40 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है, ठीक, और फिर यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ बढ़ा, ये मान लो आपका 30 किलोमीटर नॉर्थ हो गया ये पूरा डायरेक्शन दूरी। तो मान लीजिए ये ओरिजिन था जहाँ से उसने शुरू किया, देन पॉइंट ए पे गया और पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, है ना। तो अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमारा होता है टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल दूरी जो किसी ने तय की वो हमारा डिस्टेंस होता है। तो यहाँ टोटल लेंथ क्या हुआ, ये 40 किलोमीटर और उसके बाद ये 30 किलोमीटर, दैट इज 40 + 30 70 किलोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस हुआ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो इसके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो OB है। इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ना, किसी दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है वो उसकी सबसे छोटी दूरी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो OB के बराबर होगा। तो यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं आप कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या यूज़ करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही होता है। तो OB का स्क्वायर हमारा क्या हो गया, OA क्या है 40 के बराबर है, 40 का स्क्वायर, और AB है 30 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 1600 आता है, फिर ये आएगा 30 × 30 900। तो OB जो आया हमारा वो आ गया 2500 OB स्क्वायर। तो OB आया हमारा √2500 दैट इज 50 किलोमीटर। ओके, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट।
और डिस्टेंस जो था हमारा वो आया था 70 किलोमीटर के बराबर। तो ऐसे ये क्वेश्चन बना। हमने क्या किया, हमने सीधे सीधे एक ओरिजिन फिक्स किया, ओरिजिन से हमने डायरेक्शन लेना शुरू किया जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है। फिर हमने देखा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें ना एक तरीका निकालना होता है कि कैसे भी हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएं। तो जो तरीका वहाँ निकल जाए, जैसे यहाँ पे निकल गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, तो हमने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो हमें एक तरीका निकालना होता है कि हम कैसे भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल पाए। अब इस टॉपिक से एक ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक जो एथलीट है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ना शुरू करता है, ठीक, जिसका डायमीटर जो है वो 200 मीटर है। और ये जो यहाँ से मान लो उसने शुरू किया, तो ये जो पूरा सर्कल वो कंप्लीट कर रहा है वो टोटल टाइम 40 सेकेंड का ले रहा है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो इसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसके स्पीड को यूनिफॉर्म लेके चलते हैं, क्योंकि कुछ और मेंशन नहीं किया है, तो हम मान लेंगे कि ये जो स्पीड है इसका यूनिफॉर्म है, मतलब ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये जो एथलीट है। तो पहले इसने बोला कि 200 मीटर का डायमीटर वाला जो ट्रैक है उस पे ये पूरा पूरा घूम जा रहा है 40 सेकेंड में। तो अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो 2 मिनट एंड 20 सेकेंड में तो 2 मिनट 20 सेकेंड में 2 मिनट 20 सेकेंड पहले ये ड्यूरेशन टोटल कितना हुआ 20 सेकेंड, 2 मिनट है यानी 2 इंटू 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, टोटल कितना आया आपका 140 सेकेंड्स आया। कि हमें बताना है फाइनली कि 140 सेकेंड के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ से अगर उसने शुरू किया तो ये 140 सेकेंड है और 40 सेकेंड में ये पूरा राउंड कवर कर ले रहा है। तो यहाँ आप इसे जब 40 से डिवाइड करोगे 140 को, तो क्या आ रहा है 3, ठीक है, 3 पूरे राउंड वो ले लेगा और उसके अलावे वो 20 सेकेंड और घूमेगा। समझ में आ रहा है? 3 राउंड कैसे होगा, 40 40 40 करके 120 हुए टोटल। ये 3 राउंड घूम गया उसमें 120 सेकेंड में, और बाकी बचे उसमें 20 सेकेंड, उसमें वो कहाँ पहुंचेगा। तो जब उसने एक राउंड मारा 40 सेकेंड में, फिर दूसरा मारा, फिर तीसरा मारा, उसके बाद फिर वो और 20 सेकेंड जा रहा है। तो जब 40 सेकेंड में पूरा जा रहा था और यूनिफॉर्म स्पीड है, तो 20 सेकेंड में इस पोजीशन पे आएगा वो, यहाँ पे, यहाँ से उसने शुरू किया तो यहाँ पहुंचा। अब टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा कि इसने 3 राउंड मारे थे, ठीक, इस सर्कल के उसने 3 राउंड मारे हैं और प्लस ये दूरी मारी है, ये दूरी पूरी कवर की है। तो जब ये 3 राउंड मारे हैं तो इसका एक सरकमफेरेंस हम निकालेंगे। पहले तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे 2 पाई और आर हमारा कितना है, आर हो गया डायमीटर बाई 2 होता है। डायमीटर 200 था तो ये 100 आया, यानी कि 200 पाई हमारा सरकमफेरेंस है। तो जब ये 3 बार घूम रहा है, पहले तो 3 बार घूम रहा है तो 3 इंटू 200 पाई हुआ, 3 बार घूमा इस सरकमफेरेंस में, और प्लस 20 सेकेंड और घूम रहा है ए से बी तक। तो ये दूरी कितनी हुई, हाफ सरकमफेरेंस के बराबर, यानी 200 पाई जो आया था उसका आधा करेंगे, दैट इज 100 पाई के बराबर। तो टोटल ये कितना हो गया, 3 इंटू 2 6, यानी 700 पाई ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करा है, ठीक, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से शुरू करा था और यहाँ पहुँच गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ पे ये डायमीटर हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर।
क्लियर हो गया कि टोटल ड्यूरेशन 140 सेकेंड का ये भागा वहाँ पे, और 40 सेकेंड में क्वेश्चन बता रहा है कि ये एक सर्कल कंप्लीट कर ले रहा है, तो 140 सेकेंड में ये 3 सर्कल कंप्लीट करेगा और उसके अलावा 20 सेकेंड और बचेगा इसके पास। तो 3 सर्कल कंप्लीट करने के बाद जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गया, और बाकी 20 सेकेंड में यहाँ पहुँचेगा वो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बाकी का कैलकुलेशन किया कि टोटल डिस्टेंस 3 राउंड मतलब 3 सर्कमफेरेंस और प्लस ये 20 सेकेंड के बराबर जो 100 पाई के इक्वल आ रहा है। ये टोटल डिस्टेंस हो गया 700 पाई और डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर का। ओके, अब नेक्स्ट हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, स्पीड एंड वेलोसिटी, और उसके बाद एक्सेलरेशन। ठीक, और इसे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और पूरी प्लेलिस्ट देखना अगर अच्छे से ये चैप्टर समझना है तो। Hi guys and welcome to Schooling from Home. I am Suruchi Sharma and our next topic is speed velocity. ठीक है, speed and velocity. This is lecture 3 और इसमें हम speed और velocity के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। ठीक है, अब स्पीड क्या है? तो इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसे हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, अब स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या ये होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, एज इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमें स्पीड मिलेगी यहाँ पे वो भी स्केलर ही होगी। ठीक है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो नहीं हो सकता, वैसे ही स्पीड भी कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होगी, स्पीड हमेशा ही पॉजिटिव होगी। और एक चीज़ है यहाँ पे एवरेज स्पीड, जो हम पूरे इस चैप्टर में मोशन में यूज़ करने वाले हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास इंफॉर्मेशन जो हो वो ऐसी हो कि पहले 2 सेकंड में किसी बॉडी ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर नेक्स्ट 4 सेकंड में 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ऐसा अगर होगा तो फिर हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ऐड कर लेते हैं और टोटल टाइम ऐड कर लेते हैं जितना इस मोशन में पूरा कवर हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करते हैं, तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाती है। दैट इज, मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि पहले 2 सेकंड में अगर कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, लाइक t1 सेकंड में x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने, फिर t2 सेकंड में x2 ट्रैवल किया, फिर t3 में x3 एंड सो ऑन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सारे डिस्टेंस को ऐड करेंगे और उसको फिर डिवाइड करेंगे और सारा टाइम डिनोमिनेटर में, ठीक है, सारे डिस्टेंस को सारे टाइम से डिवाइड कर देंगे। ओके, वो हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी। तो जैसे हमने स्पीड में पढ़ा कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, वैसे वेलोसिटी में होता है कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि कोई बॉडी जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई यूनिट टाइम में, तो वो हमारा वेलोसिटी देता है। अब यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और डिस्टेंस जैसे कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव और जीरो, तीनों पॉसिबल है, तो वैसे ही वेलोसिटी भी है। जब आपका डिस्टेंस जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो होगी, जब डिस्टेंस नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। ठीक है, पूरा ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टाइम है, टाइम तो हमेशा ही पॉजिटिव होना है, टाइम कभी भी जीरो और नेगेटिव तो लेंगे नहीं हम, ठीक है, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हुआ तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव। अब इसमें एवरेज वेलोसिटी, लाइक जैसे हमने डिस्टेंस में बात की थी कि अगर आपके पास ऐसे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंट टाइम इंटरवल पे दे दिया है आपको,
तो उसमें हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। पूरे मोशन के लिए हम एक एवरेज वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये एवरेज वेलोसिटी कैसे हम निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि आप टोटल डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए पूरे मोशन में कितना हो रहा है, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, वही हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। जितना टाइम हमने T1, T2, T3 सेकेंड के लिए जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी वो सारा टाइम हम ऐड कर लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फिर नेक्स्ट एक पॉइंट है इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस, इस वर्ड में इसमें ही एक वर्ड छिपा हुआ है इंस्टेंट, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है कि अब जब कोई पार्टिकल मोशन में है तो हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर उसके स्पीड या वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, और हमने ऐसे अचानक से ऐसे बात कर ली कि अच्छा 5 सेकेंड पे क्या स्पीड है उस बॉडी की या फिर क्या वेलोसिटी है, तो वो जो 5वें सेकेंड पे हम बात कर रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का तरीका क्या है कि हम बहुत छोटा टाइम कंसिडर करते हैं, ठीक है। जो टाइम होता है हमारा वो टाइम इंटरवल टेंडिंग टू 0 होता है। बहुत छोटे टाइम के लिए हम चेंज इन पोजीशन कंसिडर करते हैं, और वो चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम करते हैं, तो उससे हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाती है। वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल टेंडिंग टू 0 के लिए डेल्टा टी, टेंडिंग टू 0 के लिए डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, और फिर डिस्प्लेसमेंट को उस टाइम से डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं, तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। अब नेक्स्ट इसमें ये जो टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हमें अभी नाइन्थ स्टैंडर्ड में इतना नहीं जानना है इसके बारे में, ये हम 11th में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन यूज होता है, तो हमें अभी वो चीज़ नहीं पढ़नी, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ। फिर भी इसे जानना है कि ये होता क्या है। और अब हम इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। सो नाउ कम टू न्यूमेरिकल पार्ट। तो इस टॉपिक में न्यूमेरिकल ऐसे दिया होता है, लाइक यहाँ एक एग्जांपल है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, ठीक है। पहले 4 सेकेंड में एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर की दूरी तय कर रहा है, और नेक्स्ट 2 सेकेंड में फिर से एक 16 मीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम हो गया T1 और T2, और 2 डिस्टेंस हो गया है x1 और x2। तो स्पीड का फॉर्मूला जैसे हमने अभी पढ़ा था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, x1 प्लस x2, और टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2। तो x1 क्या था, 16 मीटर, और x2 भी हो गया 16 मीटर, डिवाइडेड बाय T1 टाइम क्या दिया हुआ था, 4 सेकेंड, और T2 2 सेकेंड। तो ये सॉल्व करने पे क्या होगा, 32 मीटर डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड। इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 16 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड की SI यूनिट है। काफ़ी क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में भी क्वेश्चन दिया रहेगा, पर ये जो SI यूनिट है वो हमारा मीटर पर सेकेंड है। और अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अभी हमने बात की थी ना कि वहां पे मीटर पर सेकेंड में हम डील कर रहे थे क्वेश्चन को, अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में आ गया। तो क्या है कि 30 किलोमीटर पहले 30 किलोमीटर पे ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। जो x1 हमारा है यहाँ पे
उसके लिए स्पीड जो है, हाँ तो स्पीड हमारा v से डिनोट करते हैं, सॉरी, हाँ तो v है 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद नेक्स्ट 30 किलोमीटर के लिए ये जो कार है वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, अभी तक तो हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना था, पर यहाँ तो टाइम दिया ही नहीं है कि हमारे मोशन के लिए x1 और x2 जो दो डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं उसके लिए टाइम कितना था। उसकी जगह इसने स्पीड दे रखी है और हमें पूरे मोशन के लिए एक एवरेज स्पीड चाहिए। तो अब हम दो टाइम निकालेंगे, ठीक है, कि x1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा हमें और x2 के लिए कितना लगा। तो पहले हम निकालेंगे t1, तो t1 क्या हो जाएगा, x1 डिवाइडेड बाई v1, ठीक है। जैसे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो वैसे ही अगर हमें टाइम निकालना है तो हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड कर देंगे। और तो x1 हमारा हो गया 30 किलोमीटर है डिवाइडेड बाई 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो गया 3/4 हो गया t1, 3/4 अब है t2, t2 इक्वल्स टू होगा x2 डिवाइडेड बाई v2, तो x2 क्या है 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 20 किलोमीटर पर आवर, तो इससे हमारा t2 कितना निकल के आ रहा है 3/2r। तो यहाँ पे हमारे पास t1 और t2 आ गया, तो हम अब एवरेज स्पीड आराम से निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 30 किलोमीटर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। x1 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय t1 कितना निकल के आया 3/4 प्लस 3/2। तो अब ऊपर क्या आया 60 और नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे 4 और 2 का, दैट इज 4, तो 3 प्लस 6 हो गया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे 60 इंटू 4/9, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा एवरेज स्पीड है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने टाइम निकाला और फिर डिस्टेंस था हमारे पास, हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया और हमारा स्पीड आ गया, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उसके बाद कुछ ग्राफ्स होंगे और फिर द इक्वेशन ऑफ मोशन और उसका पूरा पूरा डेरिवेशन भी करेंगे हम, ठीक है। बाय। Hi guys and welcome to Schooling from Home. Now our next topic will be uniform and non-uniform motion, acceleration and then numerical part. तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो जब भी कोई बॉडी अगर मोशन में है और वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उस बॉडी को हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, अज्यूम, तो 5 सेकंड में पहले 5 सेकंड में अगर वो 5 मीटर या 10 मीटर 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है, पहले 5 सेकंड में, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी वो 5 मिनट की दूरी तय करेगी, तभी हम उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ओके। कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमने लिया 5 सेकंड और उसमें ये दोनों डिस्टेंस जो था पहला 5 मीटर और नेक्स्ट फिर से वो 5 मीटर ही तय कर रही है ये बॉडी दूरी, तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नाउ व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई बॉडी
सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करे। जैसे कि पहले 5 सेकंड में कोई बॉडी 2 मीटर दूरी तय कर रही है और दूसरे 5 सेकंड में 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है कि पहले 5 सेकंड में उसने सिर्फ 2 मीटर दूरी तय की थी और नेक्स्ट 5 मीटर में 5 सेकंड में फिर उसने 10 मीटर की दूरी तय की। तो जब हम इंटरवल सेम लेते हैं टाइम का और डिस्टेंस अलग अलग हो सेम इंटरवल में, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फिर स्पीड और वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, ठीक है, दोनों पॉसिबल है। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो इसका मतलब ये होगा कि उस वक्त वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपको याद होगा हमने वेलोसिटी और स्पीड की जब बात की थी तो वहां मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला बताया था। क्या था, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, था ना ये वाला पार्ट। 1 सेकेंड, ये पार्ट हमने बताया था आपको। अब हम एक और फॉर्मूला जानेंगे, ठीक है। अगर अब हमने मोशन के बारे में पढ़ लिया ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो अगर मोशन यूनिफॉर्म है, ये तो इन जनरल किसी भी मोशन के लिए हमने बताया था, पर अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो एक फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी के लिए यूज होता है, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और v है फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है और रेस्ट से मोशन में आती है तो उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी, ठीक है। लाइक हमने हवा में बॉल फेंका तो वो ऊपर जाती है फिर ऊपर से नीचे आती है। तो जब वो ऊपर जाती है तो वहाँ क्या हो रही है, वो एक पॉइंट पे रुकती है, उसके बाद फिर नीचे आती है। तो जब वो ऊपर रहती है, जब वो रुकी रहती है, तो उस वक्त u जो है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो 0 होती है, ठीक। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसे हम आगे अभी यूज करेंगे, तो इसे दिमाग में रखना ये चीज, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अब आते हैं हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस अलग अलग है ना, डिस्टेंस अलग अलग कवर किया जा रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तभी तो। अगर टाइम हमने सेम रखा है और डिस्टेंस चेंज हो रही है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी मस्ट बी वेरिंग, है ना, चेंजिंग। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये किस रेट से हो रही है, लाइक किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक सेकेंड में वेलोसिटी का कितना अमाउंट चेंज हुआ उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, लाइक टोटल चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। लाइक आप जब बाइक राइड करते हो तो क्या होता है, बाइक पहले रेस्ट पोजीशन में है, फिर हम उसे जब ऑन करेंगे तो एक स्पीड वो, ठीक है, एक इनिशियल स्पीड से, वो इनिशियल स्पीड वहाँ क्या है, 0 है क्योंकि बाइक रेस्ट में थी। अब वो फिर थोड़ी स्पीड गेन करी, अब वो थोड़े स्पीड के साथ जा रही है, फिर वो बढ़ते 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 हम 60-70 ले जाके फिर उस स्पीड पे राइड करते हैं ना बाइक। तो उस स्पीड पे पहुंची कैसे, वहां नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई ना, इनिशियल 0 थी और बाद में 60-70 जा रही है, तो वहां पे एक्सेलरेशन का रोल है, ठीक है। एक्सेलरेशन हम वहां एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हुई और इंक्रीज होके फिर एक हम जब 60-70 की स्पीड ले लेते हैं उसके बाद हम उसे एक्सेलरेट नहीं करते हैं, फिर हम उसी स्पीड पे चलते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। लाइक हमने जब बाइक स्टार्ट किया तो उस वक्त एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड बढ़ा रहा है और हमारे मोशन के डायरेक्शन में है वो। पर अगर हम फुल स्पीड में जा रहे हैं और अचानक से ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, फिर वो ब्रेक लगाते हैं तो क्या होती है, बाइक जो है हमारी वो धीरे 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 स्लो होती है, ठीक है, स्लोली स्लोली वो फिर
रुक जाती है गाड़ी, तो वहां पे क्या हो रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है जो उसे रोकने का काम कर रही है। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, दैट इज रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन यूज करते हैं। ये रिटार्डेशन होते हैं जिसकी वजह से फिर हमारी गाड़ी, चलती हुई गाड़ी रुकती है। और एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं, ठीक है, और इक्वल इंटरवल में ये जो चेंज है वो भी इक्वल है, वेलोसिटी में जो चेंज है वो भी इक्वल है, तो इस मोशन को क्या कहेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे कि वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, और वैसे ही अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं और उसमें वेलोसिटी का जो चेंज है वो अलग अलग आ रहा है, तो उस चेंज, फिर उस एक्सेलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और अभी हमने जो मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे हमने वो जो बॉल फेंका था ऊपर, अब वो जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है वो गेंद, ठीक है, वो बॉल जब नीचे आ रही है तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल हो रहा है। या छत से कोई चीज गिरा दो, ऊपर से कोई भी चीज गिरा दो, आप पेन गिरा दो, तो वो एक फ्री फॉल हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पे। तो ये न्यूमेरिकल क्या है कि अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 5 सेकेंड, तो फाइंड एक्सेलरेशन। अब यहाँ आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और टाइम दी है सेकेंड में। तो हम पहले इस केस में स्पीड और टाइम, ये यूनिट हम सेम रखेंगे। अगर टाइम 5 सेकेंड में दिया हुआ है तो हम अपनी वेलोसिटी और स्पीड जो भी है इसे भी हम मीटर पर सेकेंड में ही ले जाएंगे। नहीं तो अगर स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है तो हम 5 सेकेंड को फिर आवर में चेंज करेंगे। दोनों चीज़ें हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो करें। तो इसे हम करते कैसे हैं? यूनिट कन्वर्जन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहला है किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में कैसे जाना है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से, तो किलोमीटर पर आवर जब होगा तो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 इंटू 1000 करेंगे, ये 1000 मीटर हुआ। और 1 घंटे में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड करेंगे तो ये हमारा सेकेंड में चेंज हो गया, है ना। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारे यहाँ पे सेकेंड था, ये मैंने 5 की तरह लिख दिया था, ये सेकेंड है। तो सेम चीज अब हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड को हम 1 किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। 1 मीटर को अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा, और 1 सेकेंड को अगर आवर में चेंज कर रहे हैं, घंटे में चेंज कर रहे हैं, तो उसे हम फिर 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18/5। तो हम डायरेक्ट ये जो दो रिजल्ट आ रहे हैं ना, ये और ये, इन्हें डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक, इन दोनों। नाउ कम टू न्यूमेरिकल पार्ट। तो क्वेश्चन क्या है कि अब बस डिक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये जो स्पीड है हमारे पास दो इसे हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये है हमारा किलोमीटर पर आवर में, तो इसे हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो अभी हमने क्या बताया था कि ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना है तो हम सीधे सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने कैसे किया अभी मैंने बता दिया है। तो पहला जो है हमारे पास वो है V1 जो है वो है 80 किलोमीटर पर आवर,
तो इसको अगर हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। V2 जो है इसे हम चेंज करेंगे तो V2 हो गया 60 × 5/18, राइट। अब क्या है कि बात कर रहे हैं हम एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन है V2 - V1 डिवाइडेड बाई T, या फिर हमने जिस लैंग्वेज में बात की थी V2 और V1 की जगह हम V - U की बात कर रहे थे, तो कोई भी चीज़ यूज़ कर लो, या तो इसे U और V कर लो या फिर V1 V2 करके सॉल्व कर लें। तो V - U/T करेंगे तो क्या आएगा, V हमारा है ये, ठीक है, 60 × 5/18 माइनस 80 × 5/18 डिवाइडेड बाई टाइम है 5 सेकेंड। तो इससे क्या होगा हमारा कि हम 5 को कैंसिल कर देते हैं ऊपर, और 1/18 60 - 80, तो ये कितना हो गया -20 डिवाइडेड बाई 18, राइट। तो ये हमें जब कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/9। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन। आप देख सकते हैं कि पहले स्पीड 80 थी, बाद में 60 हुई थी, मतलब स्पीड घट रही थी। तो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ दिख जाएगा सॉल्व करते वक्त, ये एक्सेलरेशन एक्चुअली रिटार्डेशन था, दैट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये था। अब एक और क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 km/h इन 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स। तो यहाँ क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, पहली बात तो ये, यानी कि जो इनिशियल स्पीड यू था वो आ गया हमारा 0, और फिर ये बात कर रहा है कि 40 किलोमीटर अटेन कर ले रहा है, यानी v हमारे पास है 40 km/h। तो इसको हम चेंज करना चाहें तो मीटर पर सेकेंड में कर सकते हैं 5/18, ओके। और टाइम हमारे पास दिया हुआ है, टाइम दिया है 10 मिनट, 10 मिनट को 10 सेकेंड में करने के लिए 10 × 60 करेंगे, ये हमारा सेकेंड में आ गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू V - U/T, दैट इज V इज अभी सॉल्व कर देते हैं। माइनस U जो है वो 0 ही है, डिवाइडेड बाई T जो है वो 16 × 10, राइट, यानी 600। इसमें कोई दिक्कत आ रही है नहीं ना, 3 बार में, तो 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इतना था इसमें। और ये यूनिट कन्वर्जन याद रखना, ठीक है, ये बार बार यूज़ करना पड़ेगा। और अगर ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये पूरी प्लेलिस्ट देखना, अगर ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट देखिएगा। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। और टेलीग्राम चैनल पे भी आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। सो नाउ बाय। Hi guys and welcome to Schooling from Home. Now the next part is about graphical representation of motion. Now you must be thinking कि graphical representation क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही convenient method है। अगर आपके पास दो set of data है, ठीक है, जैसे आपके पास distance का data है और डिस्टेंस का एक पूरा सेट है डेटा का, और टाइम का है, तो आप बहुत आसानी से डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन निकाल के उसे ग्राफ पे शो करके और फर्दर जो भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें भी निकाल सकते हैं उससे। तो ये बहुत कन्वीनियंट मेथड होता है। इसमें हमें बेसिकली दो टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं, पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम वाई एक्सिस पे, वन सेकेंड, हम ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस और ये टाइम है, इसे वाई एक्सिस पे लिया और इसे हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। तो ये
जो है द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसको यूज करके हम स्पीड निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उससे हम स्पीड निकाल सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी। अब ऐसा कैसे होता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये जो है, तो ऐसा कैसे होता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और यहाँ यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमें डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बॉडी, और इक्वल डिस्टेंस होगा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये हमें, ये जो स्लोप है ये हमें स्पीड की मैग्नीट्यूड दे देती है ना, स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे देती है। ये होता कैसे है कि अगर हमें निकालना है, स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा वाई डिस्टेंस है और डेल्टा एक्स जो है वो टाइम है, चेंजिंग टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें स्पीड मिलेगा। हमने पहले भी पढ़ा है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके स्लोप से हमें डिस्टेंस मिल जाता है। और अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में है तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन है ना, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टाइम तो चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम बढ़ते जा रहा है पर डिस्टेंस सेम है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि वो रेस्ट में है बॉडी। तो ये हमें एक्स एक्सिस पे के पैरेलल जो ग्राफ मिले उसमें हम समझ लेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है। अब है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, मैंने अभी बताया कि अगर यूनिफॉर्म अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी, ठीक है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो स्पीड है। अगर वहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है तो स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो वेलोसिटी है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वहाँ क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो बॉडी है वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो वो हमें कर्व मिलता है। ओके, अब अभी मैंने बताया स्पीड कैसे निकालेंगे, हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप हमारा हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई ए बी है और डेल्टा एक्स जो है वो ओ बी है, ठीक है। और ये रेस्ट पोजीशन के लिए, ये मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, वेलोसिटी को हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप हमें मिलेगा, ठीक है, स्लोप जो मिलेगा, तो ये जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू क्या होती है, एम की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस हमारा पी आर डिवाइडेड बाई ओ आर है, और ये पी आर एग्जैक्टली है क्या, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस की है ऐसी जिसका फॉर्मूला हो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, एक्सेलरेशन, राइट, अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो ये एक्सेलरेशन देगी, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देगा। और जो स्लोप है, स्लोप के अंडर जो एरिया है, ठीक है, एरिया अंडर कर्व बोलते हैं इसे, एरिया अंडर कर्व जो है वो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे देगा। अगर यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और अगर यहाँ स्पीड है तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, करेक्ट, परफेक्ट। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ पी आर, इसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मतलब नॉन एक्सेलरेटेड है, ठीक है, एक्सेलरेशन उसकी जीरो हो गई, तो वो इस तरीके की दिखेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखेगी हमें। उसके बाद एक और चीज क्या है, पॉइंट, कि अगर ये तो था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी में चेंज हो, तो वो हमारा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और उसमें हमें कर्व्ड लाइन मिलती है, ये जो हमें स्ट्रेट लाइन दिखती है उसमें हमें कर्व्ड लाइन मिलती है। नाउ है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है।
इसे मैंने शॉर्ट में बता ही दिया है। ये जो हमारे ट्रायंगल का एरिया होगा ये हमें डिस्टेंस देगा, और ये जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आर अपॉन ओ आर। ठीक है, यहाँ हमने मेंशन किया है ए इक्वल्स टू पी आर अपॉन ओ आर। तो ये हमें दे देगा वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की वैल्यू, राइट। एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ये हमने ये बात की थी। अब ये जो एरिया अंडर कर्व है, इस केस में ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं ट्रायंगल के एरिया के लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो हाफ इंटू पी आर इंटू ओ आर करेंगे हम, तो उससे हमें ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। अब यहाँ इसने क्या किया है कि डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर करें या हाफ ऑफ एरिया ऑफ टोटल रेक्टेंगल कर दें। ठीक है, रेक्टेंगल, तो बात वही है। तो उसने उसमें क्या कर दिया है, ओ क्यू इंटू ओ आर ले लिया है। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हम इस सीधे सीधे इस ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं, दैट हाफ इंटू पी आर इंटू ओ आर, पर इसने हाफ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ओ क्यू पी आर लिया हुआ है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसने बस हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया है। तो इतना था इसमें। और अगर ये सब समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, और पूरी प्लेलिस्ट देखिए। अब सिर्फ एक और वीडियो बच गई है, रह गई है, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, और एक सर्कुलर मोशन में भी हम मोशन डिस्कस कर लेंगे उसी में। तो सिर्फ वही एक बची हुई है अभी, तो वो होते ही ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ नेक्स्ट चैप्टर क्लास 9 से शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ, स्टे होम। हाय गाइस एंड वेलकम टू स्कूलिंग फ्रॉम होम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ मोशन, उसे कवर करेंगे हम इस लेक्चर में। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ये पहली चीज़ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम पढ़ते हैं। और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली ये है, ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब यहाँ ये जो टर्म है ये वो है क्या, तो u है इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s डिस्प्लेसमेंट। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये कहाँ से आया कि हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, t को इधर भेजते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और फिर u को भी उधर भेज दो दूसरी साइड। तो इससे क्या आ जाएगा, ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी, दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पहली इक्वेशन मिली हमें, ये मिल गई हमें, हम इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है, इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसे हम आगे यूज़ करेंगे। नाउ सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस होता है एवरेज वेलोसिटी, है ना, इनटू टाइम। अब हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक, ये था एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला, इनटू टी करेंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, जो हमारा v का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला हुआ है ना फाइनल वेलोसिटी के लिए। तो अब हम इस ब्रैकेट के अंदर उसे डालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा u प्लस v की वैल्यू हम डालेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। यहाँ हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे हम फर्दर, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो गया हमारा 2u प्लस ए टी
इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, है ना। ये हमें मिल गया दूसरी इक्वेशन जो है हमारी, वो ये है। डन, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बढ़ने से पहले इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2। अब जो थर्ड इक्वेशन है हमारा, वो थर्ड इक्वेशन स्टार्टिंग के 2 इक्वेशन को यूज करके बनाया, ठीक है। तो अब हम जो थर्ड निकालेंगे, थर्ड हमारा क्या था, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो हम जानते हैं, हमने जो इक्वेशन 1 निकाला था, दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, ठीक है। यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे। टाइम की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू इक्वल्स टू 80 implies t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। ये मिला हमें यहाँ से, इसे हम इक्वेशन 3 डाल देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और t की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है, तो अब इस t की वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है। तो s इक्वल्स टू u इंटू टी क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a u माइनस v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। ओके, अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। तो हमें मिल जाएगा s इक्वल्स टू, इसे अंदर ले जाएंगे, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ a, और स्क्वायर को इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं अभी। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ ये a हमारा v है ना, और b जो है वो u है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो होगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ओके, और ये होल पे स्क्वायर है, तो नीचे हमारा एक्सेलरेशन का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर एक a है और नीचे एक a है, तो ये एक a को कैंसिल कर देगा, राइट। ये क्या है हमारा, इस तरीके से है ना, तो एक कैंसिल हो गया यहाँ से। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ये जो है इसमें क्या है, ये न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लिकेशन है ना, a तो कट गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे हमारा बचा 2 इंटू a, दैट इज 2a। ओके, अब हम एलसीएम ले लेंगे, 2a हमारा एलसीएम हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 2uv माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा 2uv माइनस यू स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये हमारा एक मिला प्लस 2uv, ये है माइनस 2uv, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये है माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दो टर्म हो जाएगा हमारा माइनस यू स्क्वायर प्लस ये हो गया v स्क्वायर अपॉन 2as।
2a को भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, क्या कहते हो? तो इसको जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब इसे हम सुंदर से सजा देते हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये है हमारा इक्वेशन 3। यही था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, ओके। और इस जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, इसके न्यूमेरिकल्स मैं अलग से दूसरी वीडियो में डाल दूँगी, क्योंकि वो काफ़ी कुछ है उसमें जो मुझे समझाना था, तो उसे हम अगली वीडियो में, ठीक है, उस पर मैं अभी काम कर रही हूँ, वो मैं डाल दूँगी जल्दी इक्वेशन ऑफ मोशन के सारे न्यूमेरिकल्स। और लास्ट इसमें एक है सर्कुलर मोशन, ठीक है, वो भी अभी हम कवर करने वाले हैं। और इसके बाद हम कोई और नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। पर इसे पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लेना अगर तुम्हें मोशन चैप्टर अच्छे से समझना है तो, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ में आए, और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आगे हर जगह यूज़ होगा। यहीं से हमारा फिजिक्स शुरू होता है, ठीक है। तो भाई लोग, अब है यूनिफॉर्मली सर्कुलेटेड मोशन, ठीक है। तो अभी तक हम जब एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे तो हम एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, जिसका मतलब था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी की वेलोसिटी जो हमारा है वो पर यूनिट टाइम पर सेकेंड कितना चेंज हो रहा है, तो उससे हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। पर वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है वेलोसिटी हमारी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर कोई कंडीशन हमें ऐसी मिल जाए जहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, तो फिर वो मोशन कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम सर्कुलर मोशन की, ठीक है। हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पे हम जा रहे हैं। तो मान लीजिए हम इस पॉइंट पे हैं, तो इस पॉइंट पे हमारा रेडियस ये है, और किसी पॉइंट पे मोशन का डायरेक्शन क्या होता है? रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा रेडियस है, मतलब मोशन का डायरेक्शन ये हुआ 90 डिग्री पे। अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो ये हमारा रेडियस है और डायरेक्शन हुआ मोशन का 90 डिग्री पे। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि हर पॉइंट पे, ये अगर पॉइंट की बात करें हम, तो ये नया रेडियस होगा और ये नया डायरेक्शन होगा। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अगर किसी भी सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है, सर्कुलर पाथ पे बॉडी ट्रैवल कर रही है विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड क्यों बोला? क्योंकि हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, और सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रही है, मतलब हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कंसिडर करते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है यहाँ पे, ऑल्दो यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है पर हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है हमारी, ठीक है। इतना था इसमें। और अगर हमें कंसीडर करना है, अगर हमें ये स्पीड निकालनी है, ठीक, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, तो हम टोटल इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा सर्कल के, दैट इज़ 2πr। टोटल डिस्टेंस यही होगा ना। और टाइम टेकन निकाल लेंगे कि
पूरे मोशन में टाइम टेकन हमारा कितना है, दैट इज t। तो इससे हमें ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था, जिसे हम स्पीड कह रहे थे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो मिल जाएगा। तो हमारी स्पीड यहाँ से निकल जाएगी 2πr/t। ठीक है, इसे हम स्पीड बोल रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट है, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। ठीक, तो ये चीज़ सही नहीं होगा कि हम यहाँ स्पीड बोले। ठीक है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 2πr/t। कोई कंफ्यूजन है इसमें? इतना था इसमें। ओके, बस हो गया हमारा मोशन कंप्लीट। न्यूमेरिकल में अलग से डाल दूंगी फिर कभी, और वो डालूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस लाइक कर देना। अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब मैं वो वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, ओके, बाय।